आज बात करेंगे मुजफ्फरनगर दंगों की, जिनके चलते मुस्लिम संगठनों का अखिलेश सरकार से मोहभंग हो गया लगता है। आमतौर पर मुलायम समर्थक कहे जाने वाले इन मुस्लिम संगठनों ने एक सुर में उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि मुसलमानों ने बड़ी उम्मीद से समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन अखिलेश सरकार ने उनका भरोसा तोड़ दिया। उधर पार्टी के मुस्लिम चेहरे आजम खान भी नाराज नजर आ रहे हैं। वे आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आगरा नहीं गए। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे 2014 में बड़ी जीत का सपना देख रहे मुलायम सिंह यादव को यह नाराजगी भारी पड़ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर वोट बैंक में बांटने और राज करने की राजनीति क्यों और कब तक चलेगी? यही आज का एजेंडा। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर पसरे कर्फ्यू के सन्नाटे में अखिलेश सरकार की साख के राख होने का शोर भी शामिल है। यही वजह है कि गुजरात दंगों के बाद पहली बार तमाम मुस्लिम संगठन एक सुर में मुसलमानों की जान माल की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। उनकी नाउम्मीदी की वजह है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि बढ़ते तनाव की खबरों पर यूपी सरकार ने जानबूझकर कान नहीं दिया। उसका इरादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने का था। उनकी मिलीभगत से पॉलिटिकल फायदे के लिए ये सब करवाया है उन्होंने, और वो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उनको जो है खुद से रिजाइन करना चाहिए। इस गुस्से की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तमाम मुस्लिम संगठनों ने अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इनमें जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरात, जमाते इस्लामे हिंद और जमीयत अहले हदीस समेत कई छोटे बड़े संगठन शामिल हैं। मुस्लिम नेताओं का साफ कहना है कि मुलायम की नजर में मुसलमानों की हैसियत सिर्फ वोट बैंक की है। कि मुसलमान अपनी कोई पार्टी नहीं बना पाए और मुसलमानों के अंदर यूनिटी नहीं आ पाई। ये मुसलमानों की बहुत बड़ी बदनसीबी है, जिसके लिए खुद मुसलमान कम्युनिटी को एक दफा सोचना चाहिए। कभी वो मुलायम सिंह पे भरोसा कर लेते हैं, कभी कांग्रेस पे भरोसा कर लेते हैं। वैसे मामला सिर्फ मुस्लिम संगठनों की नाराजगी तक सीमित नहीं है। आजम खान जैसे पार्टी के मुस्लिम चेहरे भी पार्टी से नाराज हैं। आजम बुधवार को शुरू हुई समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आगरा नहीं गए। हालांकि पार्टी आजम के नाराज होने की खबर को गलत बता रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उनको दूसरा कोई काम हो सकता है, लखनऊ काम हो सकता है, सरकार के कई मंत्री यहाँ हैं, और भी जरूरी काम हो सकते हैं। मुलायम ने वैचारिक आधार पर लोगों को जोड़ने के बजाय शुरू से ही मुसलमान और यादव वोट बैंक के गठजोड़ का आसान रास्ता अपनाकर सफल होने की रणनीति बनाई थी। काफी हद तक वे कामयाब भी रहे, लेकिन मुसलमानों के मौजूदा तेवर बताते हैं कि उनकी रणनीति पुरानी पड़ गई। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, आखिर उत्तर प्रदेश में बीते 1 साल के दौरान इतने दंगों की वजह क्या है? दूसरा सवाल, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए दंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण 2014 चुनाव के लिए किया जा रहा है? चौथा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी केवल वोट बैंक की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल करती है? और आखिरी सवाल, क्या अमित शाह के प्रभारी बनने के बाद बीजेपी करने लगी ध्रुवीकरण की राजनीति? ये वो सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर उत्तर प्रदेश का मिजाज अचानक क्यों बदल गया, इसके पीछे के कारण क्या है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में दंगों की संख्या में बीते 1 साल में कुछ ज्यादा ही तेजी आई है। दंगों से आम जनता में असुरक्षा बोध बढ़ता है और इसका फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। हमारा एजेंडा साफ है, वोट बैंक की सियासत का बहिष्कार होना चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, RSS के चिंतक राकेश सिन्हा जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब, फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मदनी साहब, जिस तरीके से आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का मकसद क्या है? प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और शायद आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है और यह कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बर्खास्त होनी चाहिए। क्यों? जी, तीनों ही बातें हैं। हम लोग इस यकीन पर पहुंच गए हैं कि पिछले 1 साल के बीच में, बल्कि इससे कुछ ज्यादा समय से लगातार फसादात हो रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है।
और मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे वेस्टर्न यूपी का हाल इस वक्त बहुत खराब है। तो ऐसी हालत में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी इस बात को फिर दोहरा देना जरूरी समझता हूं जी कि इन्होंने, यानी जो हालात इस वक्त बने हैं, उनसे साफ तौर पर यह महसूस होता है कि ये 2014 की तैयारी में ये सारा काम करवाया जा रहा है जी। तो इनको इसमें ऐसा काम करने देने से रोकना जी, जहां समाज की जिम्मेदारी है कि लोग सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें, साजिश को समझे, षड्यंत्र को, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है जी। ऐसा न हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट चलाते रहने के लिए जी असल इशू से नजर बचा ले। और मदनी साहब, इनको मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है, एक सेकंड जी, इनको वो घिनौना खेल खेल लेने दें जी, जिसके नतीजे में लोगों का खून बह रहा है। बट मदनी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कहा जाता है कि वो मुसलमानों के रहनुमा हैं। क्या आज आपका यकीन टूट रहा है या मुलायम सिंह को लेकर आपकी राजनीति बदल रही? नहीं, न राजनीति बदल रही है, न कुछ हो रहा है जी। ये जो हादसात हुए, उन्होंने भरोसा तोड़ा, और ये जो अब ये 4 दिन पहले से 4-6 दिन से जो ये चल रहा है वेस्टर्न यूपी में जी, इसने तो हिला दिया है, इसने तो हिला दिया। आप कह रहे हैं इसने आपका यकीन भी तोड़ा है और आपके भरोसे को भी तोड़ा। लेकिन एक सवाल ये आप व्यक्तिगत तौर पर आपसे ये है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके करीब हैं और उसकी वजह से आप राज्यसभा में भी पहुंचे थे। कहीं इसके पीछे भी तो कोई राजनीति नहीं है? आपके वक्तव्य में कहीं वो राजनीति तो नहीं है कि आप इसलिए मुलायम सिंह यादव का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अजीत सिंह को फायदा? नहीं हूं जी, मैं अकेला नहीं हूं। इसमें सब लोगों ने मिलजुल करके ये फैसला किया कि भाई अब इनको जाना चाहिए। तो अगर अकेला होता तो ये बात जरूर आप कह सकते थे जी, कह सकते थे, बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आप मुजफ्फरनगर और उस एरिया में जाकर के देख लीजिए क्या हाल है लोगों का जी। अब इसके बाद भी आदमी चुप रहे सिर्फ इस वजह से कि आप ऐसा पूछेंगे या कोई और ऐसा पूछेगा, तो ये उचित बात नहीं है। बिल्कुल। मदनी साहब हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती मुकर्रम साहब भी, जो शाही इमाम फतेहपुरी मस्जिद के हैं। मुकर्रम साहब, ये जिस ओर मदनी साहब इशारा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है और आप लोगों को एहसास हो रहा है कि कहीं राजनीतिक तौर पर मुस्लिम तबके का इस्तेमाल मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति के लिए किया है? क्या ये सच है? जी हाँ, मैं तो पहले ही दिन से आपसे कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा विश्वासघात मुलायम सिंह यादव ने किया है, जिन्होंने एक तरफ मुसलमानों को अपना एक हमदर्दी का चेहरा दिखाया और जब उनको वोट मिल गए तो उन्होंने अखिलेश यादव जैसे नातजर्बेकार नौजवान को उत्तर प्रदेश की सरकार सौंप दी, जिनको कुछ तजर्बा ही नहीं है, न कोई मंत्री रहे, न कोई ओहदा मिला। तो मुलायम सिंह यादव ने जानबूझकर मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है और मैं ये मानता हूं कि वहां पर जो कुछ हो रहा है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अनदेखी की है। भला बरेली शरीफ में और कोसी कला में और जहां जहां बड़े बड़े फसादात हुए और आज भी जो मुजफ्फरनगर में हो रहा है और अंदर देहातों में, गांव में जिस तरह से हमारी बहन बेटियां घर से परेशान हैं और जिस तरह से रोड पर निकाल के लोगों को शहीद किया गया है, तो मैं ये समझता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपना चोला बदल लिया है। मुकर्रम साहब, उन्होंने फिरका परस्तों से हाथ मिला लिया है। मुकर्रम साहब, लेकिन ये वही मुलायम सिंह यादव है जिन्होंने अयोध्या के आंदोलन में चट्टान की तरीके से खड़े हुए थे मुसलमानों के लिए और आप ही लोगों ने उनको मौलाना मुलायम कहा था। क्या आज एक गलती की वजह से आप उनको पूरी तरीके से डिसोन कर देना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है जो पूरी तरीके से आपके साथ खड़े थे?
दंगों के दौरान भी और दंगों के बाद भी? ये मौलाना मुलायम सिंह तो आपने कहा होगा या मीडिया ने कहा होगा जी, मुसलमानों ने नहीं कहा इसको। बट क्या उन्होंने कभी मुसलमानों को अपना रहनुमा नहीं माना? मुसलमानों ने क्या कभी उन्होंने गोली चलाई थी उन्होंने रबड़ की गोली चलाई थी, उन्होंने कोई असल गोली नहीं चलाई थी। तो जहां तक हो सके उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कुछ इधर मिलने का कुछ उधर मिलने का रखा था और उसका मुसलमानों में कुछ लोगों ने वेलकम किया जरूर था जी। लेकिन आज भी उनसे इस मामले में, अयोध्या के मामले में बहुत सारे नाराज हैं कि उन्होंने जो बड़े बड़े नेता जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कराया है, उन्होंने आज भी उनको छोड़ा हुआ है, मुकदमे से बाहर निकाला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो मुलायम सिंह को कभी भी क्लीन चिट मुसलमानों ने नहीं दी और आज उन्होंने विश्वासघात किया है। मुकर्रम साहब माफ करें, मैं आपको उन्होंने बिल्कुल, हमारे दर्शक इस बात को देख रहे हैं कि महमूद मदी और मुकर्रम साहब की आवाज बदली हुई सी आवाज है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम तबका है, अल्पसंख्यक तबका है जो मुलायम सिंह यादव के साथ लंबे समय तक साथ खड़ा रहा और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव पर यह आरोप भी लगता रहा है, खासतौर बीजेपी आरोप भी लगाती रही कि वो मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं। योगेंद्र यादव हमारे साथ। योगेंद्र जी, जो ये आवाज आज आप सुन रहे हैं मुकर्रम की या मदनी साहब की या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की या मुशव्वरात की या अहले हदीस की, क्या ये एक तरीके का यूपी की पॉलिटिक्स में और नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में एक नए तरीके के ध्रुवीकरण का संकेत दे रही है? कुछ तो जरूर बदल रहा है जी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बहुत वक्त से बदल रहा है। जहां जहां मुसलमान को कोई एक विकल्प दिखाई देता है वो उसकी कोशिश कर रहे हैं, जिसे आपने रहनुमा कहा या दूसरे शब्दों में जिसे ठेकेदार कहा जा सकता है मुसलमान की पॉलिटिक्स के, उससे मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान की ट्रेजेडी ये है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। माने कि कांग्रेस पहले बंधक बना के रखती थी मुसलमान को, उससे मुक्ति मिली, तो अब मुलायम सिंह बिल्कुल यही खेल कर रहे हैं। मुलायम सिंह के बेटे की जो अखिलेश की सरकार है, जो महानिकम्मी सरकार, ना तो भ्रष्टाचार में बेहतर, ना अंधेरगर्दी जो पिछली बार होती थी वो, और उस पर से निकम्मापन और उसे ढकने के लिए जिस तरह की ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो उस पे जाहिर है एक गुस्सा होगा, जाहिर है एक विकल्प की तलाश होगी, जाहिर है इस सरकार का ये जो एक ओढ़ा हुआ स्टाइल था, जो मुखौटा था, वो धीरे धीरे उतर रहा है, ऐसा महसूस होता है। क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक तबका था वो अब पूरी तरीके से डिसइल्यूजन्ड हो रहा है? जो मुस्लिम परस्त राजनीति या मुलायम सिंह करते हुए, लालू प्रसाद यादव करते हो या कांग्रेस एक जमाने और अभी भी काफी हद तक करती है, क्या ये डिसइल्यूजनमेंट अपने आप में बहुत अब साफ नजर आ रहा है? अभी सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि डिसइल्यूशनमेंट की शुरुआत हो चुकी है और मुसलमान कोई एक विकल्प ढूंढ रहा है जो उसको मिलता नहीं है। जगह जगह देखिए, आसाम में उन्होंने ढूंढा AUDF, उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी आई, हर जगह पे, और बंगाल में लेफ्ट का साथ छोड़ के ममता को पकड़ा। तो मुस्लिम राजनीति देश भर में अपने पुराने रहनुमाओं ठेकेदारों से दुखी होके कुछ अलग रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन वैसा रास्ता मिल नहीं रहा। तो अभी से ये कहना गलत होगा कि पूरी तरह अलग हो चुके हैं, लेकिन एक छटपटाहट है। और खास तौर पे ये जो मुजफ्फरनगर की घटना है, ट्रेजेडी ये नहीं है कि दंगा हुआ, ट्रेजेडी ये है कि सबको पता था कि दंगा होगा। ट्रेजेडी ये है कि ये सब घटनाएं प्रशासन के सामने थी। ट्रेजेडी ये है कि जो न्यूनतम प्रयास किए जाने चाहिए थे दंगे को रोकने के, जिस किस्म की वो वीडियो चल रही थी, जिस किस्म की चीजें हो रही थी, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है मुसलमान को और हिंदू को सबको ये चीजें दिखाई देती होंगी। उन्हें ये भी ध्यान रहता होगा कि जिस व्यक्ति का आरोप पे आरोप लग रहा है ये वीडियो चलाने का, संगीत सिंह सोम, ये खुद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे 2009 में। जाहिर है ये सब चीज देख के मोह भंग तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपूर्वानंद जी, आपने पूरी बातचीत को सुना। हालांकि योगेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं जो दिल्ली के अंदर बहुत गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है और आगे राष्ट्रीय फलक पर चुनाव लड़ने का उनका इरादा भी है। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं कि ये डिसइल्यूजनमेंट की शुरुआत है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे के कारण क्या आपको समझ में आते हैं? 60 वर्ष के बाद भी अगर हमारा चुनाव सिर्फ इस आधार पर हो कि मैं मुसलमान हूं और कोई हिंदू है, तो ये अपने आप में बहुत त्रासद बात है।
मैं इसको एक दूसरे ही ढंग से देखना चाहूंगा। इसका मतलब यह है कि पिछले 60-65 वर्षों में हमने न तो आधुनिकता की कोई शिक्षा ली, न हमने धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा ली, न हमने लोकतंत्र की शिक्षा ली, और हमने अपनी पहचान को नए तरीके से गढ़ने की कोई कवायद नहीं की। और इसमें किसी राजनीतिक दल ने मदद नहीं की समुदायों की। यानी राजनीतिक दलों का और राजनीतिक नेताओं का काम शिक्षकों का काम था, लेकिन उन्होंने पुरानी दरारों को गहरा करके आलस्य और सुविधा की राजनीति करना तय किया। और मुजफ्फरनगर में जो हो रहा है और उसके बाद जो आवाजें आप सुन रहे हैं वो बहुत ही निराशा और दुख की आवाजें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मुस्लिम तबका एक ट्रैप में फंस गया है? वो ट्रैप वो है जो नरेंद्र मोदी के बहाने आता है और अमित शाह के बीजेपी की कमान संभाली जाती है, और उसके बाद जिस तरीके के ग्राउंड लेवल पे पोलराइजेशन होता हुआ दिखता है, उस ट्रैप का नतीजा है ये? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक ट्रैप है, एक फंदा है जिससे वो निकलना चाहता है, क्योंकि वो एक इंसान एक हिंदुस्तानी की तरह जीना चाहता है। लेकिन अगर बार बार उसके सामने एक ऐसी राजनीति खड़ी कर दी जाती है जो राजनीति उसको एक आम हिंदुस्तानी शहरी के रूप में इज्जत देने से इनकार करती है, और इसके उदाहरण वो कई देख चुका है, तो जाहिर है कि वो एक असुरक्षित समुदाय के रूप में ही अपनी परिभाषा कर पाता है। किसी और रूप में उसकी परिभाषा हो भी नहीं पाती, हो भी नहीं सकती। राकेश सिन्हा जी, क्या ये बीजेपी के लिए एक सुखद स्थिति है कि डिवाइड एंड रूल बांटने में कामयाब हो गए, और यह फायदा बीजेपी को चुनावी तौर पर हो सकता है इसका? देखिए, पहली बात तो जुनून कोई पैदा करे जान किसी की जाती है, और हिंसा और दंगा कि यदि कोई भी राजनीति करता है या करना चाहता है या उसमें अपनी राजनीतिक सपने देखता है, तो वह सिर्फ निंदनीय ही नहीं है, वह पापी है। जो हिंदू धर्म में एक पाप शब्द कहा जाता है, वो पापी होगा, चाहे वो किसी भी। बीजेपी बड़े गंभीर आरोप लगते हैं कि वो देखिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मैं वही कह रहा हूं कि दंगे में कल मेरी भी जान जा सकती है। आज मैं यदि खुश हूं, कल मैं जान जा सकती है। इसलिए मैं यहां जो बात कहना चाहता हूं, मैं सब लोगों को सुन रहा था कि जब तक दंगे के मूल कारण तक आप नहीं जाएंगे कि मुजफ्फरनगर में दंगा क्यों हुआ, जब तक उसको ट्रेस नहीं किया जाएगा, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो जो वहां छोटी घटना घटी, वो प्रेम विवाह की घटना है, और जानते भारत में विवाह एक संवेदनशील चीजें हैं। लोग कितनी आप जितना समझा लें, जब विवाह की स्थिति आती है, अंतरजातीय अंतर धर्म विवाह, तो उसको एक कठिनाई पैदा हुई। फिर पंचायतें होना शुरू हुई, पंचायतों ने बहिष्कार की बातें की, उसमें प्रशासन चुप रहा। अपूर्वानंद जी और पहले भी योगेंद्र यादव जी ने कहा कि प्रशासन को मालूम था, चुप रहा। क्यों नहीं चुप रहेगा? दुर्गा शक्ति का चिरहरण होता रहा, संविधान की शपथ लेकर उसने संविधान के अनुकूल काम किया। चिरहरण होते समय हम सब उसका कुछ नहीं कर पाए, वो अभी भी सस्पेंडेड है शायद। हम सब कुछ नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, केंद्र सरकार नहीं कर पाई, विपक्ष नहीं कर पाया। तो उस स्थिति में प्रशासन क्या करे? प्रशासन यदि मुख्यमंत्री का मिजाज और पार्टी की आइडियोलॉजी देखकर, जिस पार्टी की सरकार उसकी आइडियोलॉजी देखकर यदि काम करेगी, तो दंगे को नहीं रोक पाएंगे। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। मेरा सवाल यह कि दंगे नहीं रोक पाए, दंगे तो हो गए, और जो डिसइल्यूजनमेंट आपने मदनी साहब को सुना या फिर आपने मुफ्ती मुकर्रम साहब को सुना, वो बिल्कुल साफ है कि मुलायम सिंह यादव को लेकर उनके अंदर एक अविश्वास का भाव पैदा हो गया। ये वोट में कन्वर्ट होता है, उनके खिलाफ जाते एक अलग मसला है। लेकिन ये बीजेपी के लिए सुखद स्थिति है कि आज जो जिस पोलराइजेशन के बारे में वो बात कर रहे थे, न केवल वो ध्रुवीकरण होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं अपने आप को दिग्भ्रमित भी पा रहा है। ये मैं सेकुलर राजनीति की विडंबना समझता हूं कि कोई भी दंगा होता है उसको भारतीय जनता पार्टी संघ के लिए सुखद। मैं कहता हूं ये सबसे दुखद स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, जो भारत को एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र। मैं एक छोटी बात, ये भी तो दुखद बात है, बीजेपी आशुतोष जी, मैं एक छोटी सी बात, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं 1978 में मैं एक छोटा बच्चा था, जमशेदपुर में बार बार दंगे होते हैं, दंगा हुआ, वहां जनसंघ के विधायक दीनानाथ पांडे थे, तो जनता पार्टी की सरकार थी। कर्पूरी ठाकुर रामसुंदर दास के बीच में रस्सा कसी थी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जनसंघ पर निर्भर था। जनसंघ घटक ने रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बना दिया, वो हरिजन नेता थे। तो कर्पूरी ठाकुर ने एक ऐसी कमेटी बना दी जो परंपरागत रूप से संघ विरोधी माने जाते थे दंगे की जांच के लिए। जब तक इस तरह की राजनीति होगी, संघ केंद्रित यदि विवाद करेंगे दंगों पर, तो संघ पर जितने आरोप लगा लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी दंगे का पक्ष ले, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। और जो लोग ये सोचते हैं, दंगों के गंभीर आरोप आरएसएस के ऊपर लगते हैं, दंगों के गंभीरतम आरोप कारण है कि मोपला से लेकर, मोपला के समय आरएसएस नहीं था, मोपला के समय आरएसएस नहीं था, सभी मार्क्सवादियों ने उसे सामंतवाद के खिलाफ विद्रोह बताया। और आज ये मान रहे नमूद्रीपाद ने बाद में अपने मरते वक्त लिखा, ये सामंतवाद के खिलाफ ये दंगा नहीं था, ये शुद्ध दंगा था, ये हिंदू मुस्लिम दंगा था। आप इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से देखिए कि हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम विभाजन क्यों है, मनोवैज्ञानिक विभाजन क्या है, और इसका एकमात्र बात बताऊंगा, संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता पर जो बहस हुई, उस बहस का एक भी उद्धरण आपको समाजशास्त्र की पुस्तक में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि राजनीतिक परस्त धर्मनिरपेक्षता को वो सूट नहीं करता। अपूर्वानंद जी, ये सीधे सीधे जो कहीं ना कहीं सेकुलर पॉलिटिक्स भी है, वो भी अपने आप में कटघरे में खड़ी। मुलायम सिंह यादव को सेकुलर पॉलिटिक्स के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर देखा जाता था। अगर ये मोहभंग आज मुस्लिम तबके का है और जिस तरफ से जो एक स्वाभाविक सा फायदा बीजेपी को इससे होता हुआ नजर आता है, क्या वो सेकुलर पॉलिटिक्स का आईना भी टूटता हुआ नजर आ रहा है? मुझे मालूम नहीं कि मुलायम सिंह को क्यों बड़ा सेक्युलर नेता माना जाता है। माना जाता है। मैं मानता हूं ये हूं कि आखिरी सच्चा सेक्युलर राजनेता जवाहरलाल नेहरू थे और उसके बाद किसी ने सेक्युलरिज्म को गंभीरता से कभी लिया नहीं और सेक्युलरिज्म की एक विकृत परिभाषा इस देश में प्रस्तुत की गई। इसलिए मुलायम सिंह को सेक्युलर क्यों माना जाता है मैं नहीं जानता हूं। सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के पदों में बातचीत करना नहीं है, बल्कि जिंदगी साथ हम मिलकर कैसे रह सकें, क्या हम इसका कोई नया व्याकरण बना सकते हैं, क्या इसकी कोई नई परिभाषा गढ़ी जा सकती है, यह तय करना है। एक आजाद लोकतंत्र हिंदुस्तान में विभिन्न समुदाय एक साथ रहने का कौन सा तरीका निकालेंगे, यही सेक्युलरिज्म है। लेकिन अगर इस तरफ हमने कोई प्रयास नहीं किया है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, अगर उन्होंने पुरानी फॉल्ट लाइंस को और गहरा किया है तो मुझे नहीं लगता कि सेक्युलरिज्म के लिए उन्होंने कोई काम किया। योगेंद्र जी, बड़ी गंभीर बात अपूर्वानंद जी कह रहे हैं। उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश के अंदर कोई सेक्युलर नेता हुआ ही नहीं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? लालू प्रसाद यादव हो या फिर मुलायम सिंह यादव, जिनके बारे में कहा जाता है ये सेक्युलर लीडर्स हैं, क्या मुस्लिम परस्त होना ही सेकुलरिज्म की परिभाषा है या सेकुलरिज्म नाम को अब भारतीय डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, उसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का नाम या राजनीतिक अवसरवाद कहा जाए, जहां मुसलमान के अगर हमको सूट करता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं, अगर हिंदू हमको सूट करता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं, और असली सेकुलर पॉलिटिक्स बीच में कहीं गायब हो गई है? योगेंद्र जी। आशुतोष भाई, सेकुलरिज्म इस देश का सबसे बड़ा पवित्र सिद्धांत है और सेकुलरिज्म इस देश का सबसे बड़ा पाखंड है जी। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। जो अपूर्वानंद भाई ने कहा उसकी भाव को मैं पकड़ता हूं। जो भाव उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है जी। कि एक तरफ हमारे पास इस देश में उस तरह की राजनीति है जो बहुमत के नाम पे, हिंदू के नाम पे इस देश में आग लगाने का काम करती है जी। और दूसरी तरफ उसकी प्रतिक्रिया में हमें सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़े हुए ऐसी राजनीति जो कि अवसरवादी तरीके से मुस्लिम परस्त होने का नाटक खेलती है जी। ये दोनों राजनीति इस देश के लिए खतरनाक है, चाहे वो मुलायम सिंह खेले, चाहे वो लालू प्रसाद खेले। कुछ समय के लिए सीपीएम ने भी राजनीति खेली थी और कांग्रेस तो खेलती है। ये कोई सेकुलर राजनीति नहीं है, ये मुसलमान को बंधक बना के रखने की राजनीति है। उन्हें हर वक्त तलवार उनके सर पे टांगती रहे, दंगा होगा, कुछ होगा, ताकि मुसलमान शिक्षा की बात ना करे, अस्पताल की बात ना करे, मुसलमान अपनी बैकवर्डनेस के सवाल ना उठा सके, मुसलमान अपनी जिंदगी के जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उसके ऊपर मुसलमान की राजनीति ना हो, उसकी राजनीति ले दे के दंगों पे हो। ये बहुत बड़ी साजिश है और मैं समझता हूं कि इस दोनों किस्म की राजनीति, वो जो हिंदुत्व के नाम पे होती है और ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे होती है, इन दोनों राजनीति को देशद्रोही राजनीति कहने का साहस हमें होना चाहिए। बिल्कुल मदनी साहब, जो बात योगेंद्र जी कह रहे हैं बहुत कड़वी बातें वो कह रहे हैं कि भाई सेकुलरिज्म दरअसल इस देश में है कहां, मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स होती है या फिर हिंदू परस्त पॉलिटिक्स होती है, और कुछ लोग सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़े हुए हैं। क्या मुस्लिम परस्त होना ही सेकुलरिज्म है या अब आप लोगों को लग रहा है कि ये सब राजनीतिक अवसरवादिता थी जिसके चक्कर में आप लोग फंसे और अब आपको एहसास हो रहा है? बद्दी साहब, बात यह है जी कि योगेंद्र जी ने जो बातें कही हैं बड़ी दिल को छू लेने वाली हैं, लेकिन यानी जो सिचुएशन है इसमें यह कहना कि मुसलमान इसमें फंसते रहे और अब निकल रहे हैं, ये भी थोड़ा जल्दी होगी ये बात जी। तो लेकिन ये कि बहरहाल सेकुलरिज्म के नाम पर बेवकूफ बनाने की हमेशा कोशिश की गई है जी। और इसी तरह उधर वाली बात भी जो आपने कही, तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं जी, बल्कि जो अब नया हिंदुस्तान आ रहा है, नए हिंदुस्तान से मतलब ये कि जो हमारा यंगर जनरेशन है
वही अक्सरियत वोटों की अब कुछ दिनों में और भी उन्हीं की हो जाएगी। जी जी, वो समझदार है, वो अब चक्कर में नहीं पड़ेगा जी, मेरी ये फीलिंग है। आपको लगता है कि और बहरहाल में योगेंद्र जी की बातों से 90% तो बिल्कुल इत्तेफाक है मेरा। कुछ चीजें हैं, डिबेट बढ़ सकती है काफी जी, उस पे तो इसलिए आपने कहा कि 90%, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आज हमारी इस बातचीत से निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म शब्द